दर्दे दिल मेरे पिया जी, पार्ट 25। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि धैर्य पंछी को लिए दिल्ली से निकल जाता है। अब आगे धैर्य की जीप उसकी हवेली के सामने आकर रुकती है। तभी उसके आदमी उनके आने की खुशी में फायरिंग करने लगते हैं, जिससे डरकर पंछी कसकर धैर्य का हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। धैर्य को वो वक्त याद आ जाता है कि कैसे पहली बार जब वो पंछी को ब्याहकर हवेली लाया था, कैसे डर रही थी वो मासूम। आज भी कुछ नहीं बदला था, बस कैलेंडर में साल बदला था, वरना हमारी मासूम सी पंछी तो वही थी जैसे पहले हुआ करती थी, एकदम मासूम सी किसी बच्ची की तरह। कोई भी बदलाव नहीं। आज की पंछी और 3 साल पहले की पंछी में कोई अंतर नहीं था, दोनों एक ही थे। धैर्य कभी पंछी के डरे सहमे चेहरे को देखता तो कभी अपनी कलाई को, जिसे पंछी ने थाम रखा था। वो देखता है कि उसके आदमी ज़मीन में पटाखों की लड़ी लगा रहे हैं। ये देख वो उन्हें रोकते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहता है, रुको बे, आज ही सारा जश्न मना लोगे का? वापस हवेली ही आए हैं, कोई जंग लड़कर नहीं आए हैं जो ऐसा हो रहे हो। हल्की कड़क आवाज़ में, हटाओ इस लड़ी को। धैर्य का ऑर्डर मिलते ही सभी लोग जल्दी जल्दी से उस लड़ी को हटा देते हैं। तभी धैर्य पंछी से अपनी कड़क भरी आवाज़ में कहता है, धर्मपत्नी जी, हटा दिए उन लोगों ने पटाखा, अब हमारी कलाई छोड़ने का कष्ट करेंगे ताकि हम उतर सके। धैर्य की बातें सुन पंछी छिप जाती है और वो झट से धैर्य की कलाई छोड़ देती है, लेकिन तभी उसका ध्यान धैर्य की कलाई पर जाती है, जिस पर नाखूनों के निशान थे। पंछी ने अनजानों में ही सही धैर्य की कलाई कुछ इस तरह पकड़ रखा था कि उसके नाखून उसकी कलाई में धंस गए थे और उसमें से खून रिस रहा था। ये देख पंछी को बहुत बुरा लग रहा था और तकलीफ भी हो रही थी। ये सोचकर उसके कारण धैर्य को पीड़ा हो रही है, लेकिन जब वो धैर्य का चेहरा देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि धैर्य का चेहरा हमेशा की तरह सामान्य था, उस पर एक सिकन तक नहीं थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो ना उससे किसी प्रकार की कोई जलन का एहसास हो रहा था और ना ही दर्द हो रहा था। ये देख वो हैरान थी कि धैर्य को दर्द क्यों नहीं हो रहा। वह एकटक बिना पलके झपकाए धैर्य को देख रही थी। अब तक धैर्य जीप से उतर पंछी की तरफ आ चुका था। वह देखता है कि पंछी अभी भी उसी तरह बैठी हुई है। यह देख वह पंछी को छेड़ते हुए कहता है, ए छोई मोई, पहुंच गए हम लोग अपनी मंजिल। हवेली के अंदर जाने के लिए तुम्हें अपने खूबसूरत पैरों को कष्ट देना पड़ेगा। जीप की ओर इशारा कर, यह तुम्हें अंदर तक नहीं ले जाने वाला। धैर्य की बातें पंछी एक बार फिर छिप जाती है। वह जीप से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन साड़ी पहने होने के कारण वो उतर नहीं पा रही थी। तभी धैर्य अपनी हाथ पंछी की तरफ बढ़ा देता है। वहीं पंछी झिझकते हुए धैर्य का हाथ पकड़ने नीचे उतरती है। वह बस एकटक अपने सामने मौजूद हवेली को देख रही थी। उसे ये सारी चीज़ें काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस सबसे उसका कोई बहुत ही गहरा और पुराना नाता है। उसे तो ये उस फायरिंग को सुन भी ऐसा लगा मानो उसके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी है। उसके आँखों के सामने धुंधली सी छवि घूमने लगती है, जहाँ एक मासूम सी लड़की शादी के जोड़े में इसी तरह जीप में एक आदमी की गोद में बैठी है और वहाँ इसी तरह हवा में फायरिंग हो रही है। पंछी को उस लड़की का चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपने दिमाग में जोर डालने लगती है, जिससे उसके सर में दर्द होने लगता है और वह अपना सर पकड़ लेती है। धैर्य कब से पंछी को नहीं निहार रहा था। वह समझ चुका था कि बेगूसराय वापस लौटकर पंछी के जहन में फिर से उसका अतीत घूमने लगा है। उसे पता था कि बहुत जल्द पंछी को अपना अतीत याद आ जाएगा, लेकिन जब वह देखता है कि पंछी अपना सर पकड़े खड़ी है तो वह घबरा जाता है और जल्दी से पंछी को पकड़ घबराते हुए कहता है, का हुआ, तुम ठीक हो ना? इस वक्त धैर्य की आंखों में पंछी के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। उसे पंछी को लेकर डर भी लग रहा था, जिसे उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। वहीं पंछी अपना सर पकड़े बूझी
हुई आवाज़ में कहती है, हमें बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इस जगह से हमारा कोई बहुत गहरा नाता है, बहुत पुराना। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है हमें। पंछी की सारी बातें धैर्य को बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। वह समझ रहा था कि पंछी कहना क्या चाहती है, लेकिन फिर भी वह उस समझाते हुए कहता है, शांत हो जाओ, दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो, तबीयत खराब हो जाएगी। चलो अंदर चलते हैं, सभी इंतज़ार कर रहे होंगे। इतना कह वह उसको ले हवेली के चौखट पर पहुँचता है, जहाँ सपना भाभी और सुलेखा जी आरती खड़ी थी। सुलेखा जी के हाथों में आरती की थाली थी। इस बार उन्होंने सोच रखा था कि वह पंछी का गृह प्रवेश करवाएंगी, क्योंकि पिछली बार उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी के कारण सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन इस बार वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। पंछी और धैर्य चौखट पर खड़े थे। पंछी को इतने सालों बाद देख उनकी आंखों नम हो गई थी। सुलेखा जी जल्दी से जाकर पंछी की आरती उतारती है और उन दोनों को टीका लगाती है। जिसके बाद सपना भाभी पंछी के पैरों के पास चावल का कलश रख आलते की थाल रखते हुए पंछी से प्यार से कहती है, पंछी इस चावल के कलश को अपने दाहिने पैर से गिरा, अपने शुभ कदमों से इस हवेली में कदम रखो। सपना की जी जैसे कहती है पंछी ठीक वैसा ही करती है। एक तरह से कहा जाए तो आज सही मायने में धैर्य और पंछी का गृह प्रवेश हुआ था। पंछी अपने आलते लगे पैरों की छाप छोड़ हवेली के अंदर आती है, तब सामने से अंश पापा कहते हुए भागकर आता है और धैर्य के पैरों से लिपट जाता है। ये देख पंछी हैरान रह जाती है और अविश्वास भरी नज़रों से धैर्य को देखने लगती है। सुलेखा जी और सपना जी ने पंछी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सुलेखा जी चाहती थी कि इस बार पंछी का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से हो और उसका स्वागत वह खुद करे, क्योंकि पिछले बार उसके बुरे कर्मों के कारण उनसे यह हक छीन लिया गया था। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि इस बार भी वह अपने हक से वंचित रहे। पंछी के पैरों के निशान उस फर्श पर बहुत खूबसूरत नजर आ रहे थे। आज सही मायने में राम अपनी सीता को लेकर लौटे थे। कई दूरियां सहे, कई तकलीफें सहे, लेकिन अंत में वह दोनों एक ही हो ही गए। पंछी आगे बढ़कर सुलेखा जी के पैर छू लेती है, जिससे सुलेखा जी की आंखें नम हो जाती है। उसे वह बहुत दिन याद आने लगता है जब पंछी पहली बार धैर्य से शादी कर इस हवेली में आई थी। कितने प्यार और सम्मान से उसने सुलेखा जी के पैर छुए थे, लेकिन सुलेखा जी ने उसे आशीर्वाद ना देकर बस उस मासूम की राह में कांटे बिछा दिए। उन्हें आज भी इस बात का इल्म था कि उन्होंने इतनी अच्छी बहू को ना अपनाकर उसका साथ दिया, जिसने हमेशा उनकी बेइज्जती ही की है, उन्हें नीचा ही दिखाया है। पंछी जैसे सुलेखा जी के पैर छूने लगती है, तभी ये सुलेखा जी झट से उसे अपनी गले से लगा लेती है। इस वक्त उनके चेहरे पर कई तरह की भावनाएं नजर आ रही थी। वहीं पंछी तो हैरान थी। सुलेखा जी जल्दी ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रित पाकर पंछी को खुद से दूर करती है और प्यार से उसका माथा चूम उसके गालों को अपने हाथों में थाम कहती है, तुम्हारा इस हवेली में स्वागत है बिटिया। महादेव कर तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। हम महादेव मेरी भी खुशियाँ तेरी झोली में डाल दे। धैर्य को एक नज़र देख, तुम दोनों की जोड़ी इसी तरह सलामत रहे, किसी की नज़र ना लगे। ये सब कहते हुए सुलेखा जी भावुक हो गई थी। वहीं पंछी को सुलेखा जी से एक अपनापन का एहसास हो रहा था, ठीक वैसे ही एहसास जैसे उसे स्वर्णा जी के साथ महसूस होता था। सुलेखा जी से मिलने के बाद पंछी सपना जी से मिलती है। सपना जी यही एक थी जिसने पंछी का बहुत गहरा नाता था। पंछी को 3 साल बाद अपने सामने देख सपना जी थोड़ा भावुक हो जाती है। आखिर अपने पंछी को सिर्फ नाम का बहन नहीं कहा था, बल्कि वह उसे दिल से बहन मानती भी थी। पंछी सपना जी के सामने खड़ी होती है, तभी सपना जी झट से पंछी को गले लगा लेती है। उसकी करीबी पंछी को एक सुकून दे रही थी। कुछ देर उनके गले लगने के बाद वो धीरे धीरे सबसे मिलती है। वहाँ घर के सभी सदस्य मौजूद
मौजूद थे सिवाय अभिमान और चित्रा के। वह दोनों किसी काम से मुंबई गए थे। पंछी सभी मिल ही रही थी कि तभी सामने से अंश पापा कहकर भागते हुए धैर्य के पैरों से लिपट जाता है। वहीं धैर्य भी मुस्कुराकर झट से अंश को अपनी गोद में लेकर कहता है, कैसा है मेरा छोटा चूहा। धैर्य को इस तरह अंश को प्यार करना और अंश को धैर्य को पापा कहना, ये सारी चीज़ें पंछी के लिए काफ़ी अजीब थी। वह सवालिया नज़रों से धैर्य को देख रही थी। इस वक्त उसके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। उसके दिमाग में तो यही आ रहा था कि क्या अंश धैर्य का बेटा है, क्या धैर्य ने उसे धोखा दिया है। इसी तरह की कई नकारात्मक सवाल उसके मन में आ रही थी। तभी धैर्य का ध्यान पंछी पर जाता है। पंछी का चेहरा देख वह समझ जाता है कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है होगा। इसलिए वह प्यार से अंश के गालों को चूमकर कहता है, छोटे चूहे, आपको आपकी बड़ी मम्मी चाहिए थी ना, देखो आपकी बड़ी मम्मी को मैं ले आया। धैर्य की बातें सुन मासूम सा अंश पंछी की तरफ देखता है जो उसे ही सवालिया नज़रों से देख रही थी। इस वक्त अंश उसके लिए किसी पहेली की तरह था और इस पहेली को वो बिना धैर्य के सुलझाए नहीं सकती थी। इधर अंश को अपनी गोद से नीचे उतार देता है, जिसके बाद नन्हा सा अंश भाग के जाकर पंछी से लिपट जाता है और बेहद मासूमियत से अपनी तोतली आवाज़ में कहता है, बल्ली अम्मा, आपको पता है अंश आपको बहुत साला मिस करता है था। मैंने पापा को बोला था कि मुझे बल्ली मम्मी चाहिए और पापा ने ला दिया। धैर्य से है ना पापा। नन्हा सा अंश काफ़ी प्यारे तरीके से धैर्य से पूछ रहा था। वहीं धैर्य भी अपनी सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिला देता है। वहीं पंछी तो हैरान परेशान थी। अब उसके मन में ये चल रहा था कि अगर ये बच्चा उसे बड़ी अम्मा कह रहा है तो धैर्य को बड़े पापा क्यों नहीं कह रहा है। क्या यह धैर्य के पूर्व पत्नी का बेटा है? क्या उसकी पूर्व पत्नी मर चुकी है? न जाने पंछी क्या क्या सोच रही थी। उसके मन में इस वक्त जो भी सवाल आ रहे थे वह कुछ पलों के लिए उसे ही सच मान लग रही थी। लेकिन सोच पर विराम लगाते हुए धैर्य अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, यह अंश है, मेरे छोटे भाई अभिमान का बेटा। यह बचपन से मुझे ही अपना पापा कहता आ रहा है। तुम्हें ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कह धैर्य चुप हो जाता है। वहीं पंछी जब सुनती है कि अंश अभिमान का बेटा है, वह झट से अपनी गोद में उठा गले से लगा लेती है और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगती है। कितनी बेसब्री से इंतजार था उसे अंश का इस दुनिया में आने का। कितने सपने संजोए थे उसने उस आने वाले बच्चों के लिए। वह हमेशा पंक्ति से कहा करती थी कि जब भी उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा सबसे पहले उसे वही गोद में उठाएगी। लेकिन उस वक्त उसकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। पंछी नन्हे से अंश के चेहरे को प्यार से चूमने लगती है। अचानक कि पता नहीं क्यों उसकी आंखें भर आती है। यह सारी चीज़ें धैर्य से छुपी हुई नहीं थी। उसे पता था कि पंछी को बच्चे कितने पसंद है और वह माँ बनने के लिए कितनी उतावली थी। धैर्य पंछी को देखते हुए मन में कहता है, तुम्हारे आँखों में यह आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं छुई, चाहे यह आंसू खुशी के ही क्यों ना हो, फिर भी इन्हें तुम्हारी आंखों में आने की इजाज़त नहीं है। तुम्हारी हर अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी और यह तुम्हारे सीएम साहब का वादा है। धैर्य इस वक्त अपनी जेब में हाथ डाले बेहद जुनून से पंछी को देख रहा था। शिवराज राठौड़ इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था। उसके आसपास कई शराब की खाली बोतलें मौजूद थी। उसने गुस्से में एक के बाद एक कई बोतलें खाली कर डाली थी, लेकिन अभी भी वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखें के सामने बार बार अपनी बर्बादी का मंजर नजर आ रहा था। एक तरह से कहा जाए तो उसे धैर्य ने आधा बर्बाद कर ही दिया था। वह गुस्से में शराब की बोतल जमीन में फेंकता है, जिससे वह शराब की बोतल टूट कर बिखर चुकी थी। धैर्य उन कांच के टुकड़े को देख दांत पिसते हुए कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया धैर्य सिंह राठौड़। तुमने शिवराज राठौड़ को ललकार कर अपनी मौत को न्योता दिया है। अब बस देख ये शिवराज राठौड़ तुझे कैसे दीमक
की तरह खोखोला करता है। यह सब कहते हुए शिवराज की आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। तभी स्वर्णा जी कमरे में आती है। उनके हाथ में नींबू पानी का गिलास था। वह उसे ले जाकर टेबल पर रखती है और फिक्र जताते हुए शिवराज से कहती है, बस कीजिए, आखिर और कितना पिएंगे। स्वर्णा जी को अपने कमरे में देख शिवराज का गुस्सा बढ़ जाता है। वह अपनी जगह से उठता है और जोर से अपनी सामने मौजूद टेबल को लात मारता है, जिससे इसमें रखा नींबू पानी का गिलास नीचे गिरकर चूर हो जाता है और टेबल भी टूट जाता है। यह देख डर स्वर्णा जी अपना मुंह पर हाथ रख लेती है। तभी शिवराज राठौर गुस्से में चलता हुआ उसके पास आता है और झट से उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ दांत पीसते हुए कहता है, अब तो मुझे बताएगी मुझे क्या करना है। उस धैर्य की संगत में रहकर लगता है तेरे भी बहुत मुंह खुल रहे हैं। अब तो तुझे पर अपनी लगाम कसनी ही होगी। इतना कह वह जोर से उन्हें फर्श पर धकेल देता है। वहीं स्वर्णा जी डर से कांपने लगती है। पंछी इस वक्त धैर्य के कमरे में बैठी थी। ये वही कमरा था जहां पंछी पहले धैर्य के साथ रह करती थी। इन 3 सालों में वह कमरा बिल्कुल भी नहीं बदला था। वह आज भी वैसा ही था जैसे 3 साल पहले हुआ करती थी। वह कमरा इस वक्त पंछी को एक अपनेपन का एहसास करवा रही थी। उसे वहाँ मौजूद हर एक चीज़ को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन सबके उसका कोई गहरा नाता हो। धैर्य ने कमरे में मौजूद किसी भी चीज़ों को नहीं बदला था, क्योंकि वह सारी चीज़ें उसे अपनी छुई की याद दिलाती थी। उन चीज़ों का सहारा ही तो था जिससे सहारा धैर्य 3 साल जी पा रहा था। वरना अपनी पंछी अपनी छुई के बिना उसने इन 3 सालों के में कितनी तरफ कितनी तकलीफ़ें सहे, ये सिर्फ वही जानता था। पंछी इस वक्त बिस्तर पर बैठी टुकुर टुकुर वहाँ मौजूद चीज़ों को देख रही थी। इस वक्त वह अकेले नहीं थी। इस वक्त उसके साथ नन्हा सा अंश भी मौजूद था, जो उसके साथ बातें किए जा रहा था और मासूम से पंछी उसके सवालों का जवाब दिए जा रही थी। अंश मासूमियत से पंछी को देखते हुए कहता है, बली अम्मा, अब दोबारा अंश को छोड़कर नहीं जाओगी ना? हाय, कितनी मासूमियत से सवाल किया था उस बच्चे ने, जो पंछी को सीधा उसके दिल पर जाकर लगी थी। अंश की मासूमियत भरा सवाल सुन उसका दिल बसीज जाता है। वह झट से अंश को अपने गोद में ले लेती है और प्यार से उसके बालों को चूमते हुए कहती है, नहीं बच्चा, तुम्हारी बड़ी मम्मी तुम्हें छोड़ कर कभी नहीं जाएगी। पंछी का जवाब सुन अंश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह झट से पंछी को पकड़ लेता है और मानो अगर उसने उसे छोड़ा तो उसकी बड़ी मम्मी की फिर से उसे छोड़ कर चली जाएगी, और वह ऐसा हरगिज होने नहीं देना चाहता था। अंश के उसे पकड़ने पर पंछी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे अंश की करीबी पर ममता का एहसास हो रहा था। उसका भी मन कर रहा था कि उसका भी कोई ऐसा बच्चा हो जिसे वह 24 घंटे अपने सीने से लगाए रखे, उसे कभी खुद से दूर न जाने दे। पंछी की यह एक सबसे बड़ी ख्वाहिश थी जिसे ना वह 3 साल पहले भूली थी और ना ही 3 साल बाद। अभी भी दिल के किसी कोने में माँ की ममता मौजूद थी। वैसे भी शादीशुदा हर लड़की के दिल में ममता अवश्य होता है। दूसरे बच्चों को देख उनका भी मन करता है कि काश उनका भी कोई बच्चा हो जिसे वह अपने आंचल में छुपा कर रखे। पंछी प्यार से अंश के बालों में हाथ फेर रही थी, जिससे मासूम सा अंश अपनी उसकी गोदी में ही सो जाता है। तभी धैर्य कमरे में आता है और जब वह अंश को सुकून से पंछी के गोद में सोते हुए देखता है तो कहता है, यह छोटा चूहा यहाँ सो रहा है और मैं इसे पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। धैर्य के मुंह से अंश के लिए छोटा चूहा सुनकर पंछी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह प्यार से अंश के चेहरे को सहलाते हुए कहती है, बाबू थक गया होगा इसलिए सो रहा है। धैर्य पंछी की तरह बैठते हुए कहती है, लाओ इसे मुझे दो, मैं इसे इसके कमरे में सुलाकर आता हूँ। इतना कह जैसे वह हंस को पंछी के गोद से लेने लगता है, तभी वह देखता है कि अंश ने अपनी नन्ही सी मुट्ठी में पंछी की साड़ी पकड़ रखी थी। यह देख पंछी मुस्कुरा देते हैं। वहीं धैर्य बस अंश को निहार रहा था। वह समझ चुका था कि नन्हा सा अंश अपनी बड़ी मम्मी को छोड़ने वाला नहीं है। वैसे भी कोई बच्चा वह इस स्त्री की गोद
में सोता है जिसकी गोद में उसे एक माँ का स्पर्श मिले, और अंश के साथ भी कुछ ऐसा ही था। पंछी की करीबी से उसे ऐसा एहसास करवा रही थी मानो वह उसकी माँ हो, इसलिए वह किसी भी कीमत पर पंछी से दूर नहीं होना चाहता था। पंछी प्यार से अंश को थपकियाँ देते हुए कहती है, रहने दीजिए, बाबू को कच्ची नींद से उठाना सही नहीं है। पंछी इतना कहकर प्यार से अंश के नन्हे नन्हे हाथों को चूम। वहीं धैर्य पंछी की हरकत देख रहा था। पंछी और नन्हे से अंश का रिश्ता काफी निश्चल था, एकदम पवित्र। उनके बीच कोई छल कपट नहीं था। अगर कुछ था तो वह बेशुमार प्यार, एक माँ और बेटे का प्यार। धैर्य कुछ पल पंछी और अंश को निहारता है, उसके बाद अपना तौलिया ले बाथरूम में चला जाता है। वहीं पंछी अंश को अपनी गोद में लिए हुए ही बैठ थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह अंश को अपनी गोद से उतारना नहीं चाहती थी। दिल्ली से काफ़ी दूर एक फार्म हाउस में सक्षम बैठा टीवी देख रहा था। टीवी में अभी भी उसकी उन्हीं के बारे में न्यूज़ चल रही थी, जिसे देख उससे धैर्य पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि धैर्य ने उसके कहीं का नहीं छोड़ा था। इतनी मेहनत से खड़ा किया गया बिजनेस अब डूबने की कगार पर था। पुलिस वाले पूछताछ के लिए सक्षम को ढूंढ रहे थे, इसलिए शिवराज सिंह राठौर सक्षम को दिल्ली से दूर अपने फार्म हाउस भेज देता है ताकि उसके बेटे पर किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत न आए। लेकिन चाहे कितना भी छुप ले, आखिर एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। टीवी में चल रही न्यूज को देख सक्षम आग बबूला हुआ जा रहा था। वह दांत पीसते हुए कहता है, ये सब उस धैर्य के कारण हुआ है। कितना अच्छा मैं उस पंछी से शादी करने जा रहा था, लेकिन उस धैर्य सिंह राठौर ने बीच में आकर सब गवारा कर दिया। मेरे ही शादी के मंडप पर मेरी होने वाली पत्नी से वो शादी कर ली। इतना सब करने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली क्या, जो अब वह मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। पता नहीं अब कब तक मुझे इस तरह छुपकर रहना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है, सिर्फ और सिर्फ उस धैर्य सिंह राठौर के कारण। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब तक उसकी दुश्मनी सिर्फ मेरे पापा से थी, अब तक सिर्फ वह मेरे पापा का दुश्मन था, लेकिन अब वह सक्षम सिंह राठौर का भी दुश्मन है। बहुत जल्द मैं तुम्हारी तबाही बनकर आऊँगा धैर्य सिंह राठौर, और तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ को तुमसे छीन लूँगा। यह सब कहते हुए सक्षम की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह इस वक्त गुस्से की ज्वाला में जल रहा था। तभी सामने टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजता है। टेबल पर रखे फ़ोन में फ्लैश हो रहा था। नाम को देख उसके होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। पंछी इस वक्त प्यार से अंश को थपकियाँ देते हुए सुला रही थी। वहीं अंश भी सुकून की नींद सो रहा था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा हल्का खुलता है और धैर्य पंछी को आवाज़ देते हुए कहता है, ए झुमुई, तौलिया देना। धैर्य की आवाज़ से पंछी का ध्यान बाथरूम के दरवाजे की तरफ चले जाता है, जहाँ धैर्य हल्का सा अपना सर बाहर निकाले खड़ा था। धैर्य को तौलिया मांगता देख पंछी आंखें छोटी कर देख कहती है, आप तो नहाने से पहले तौलिया लेकर गए थे ना। इस वक्त पंछी किसी जासूस की तरह सवाल कर रही थी। कभी धैर्य खींचते हुए कहता है, अरे वो तौलिया तो पानी में गिरकर भीग गया। अब सीआईडी का सस्ता दया मत बनो और चुपचाप से हमें तौलिया ला कर दो, वरना हम ऐसे ही आ जाएंगे, फिर हमें दोष मत देना। धैर्य की बातें सुन पंछी चीखते हुए कहती है, छी छी, बिल्कुल भी नहीं, आप आ रहे हैं, आप रुकिए वहीं। पंछी की बातें सुन धैर्य के होठों पर विजयी मुस्कान आ जाती है। पंछी धीरे से अंश को अपने गोद से उठा बिस्तर पर सुलाती है, जिससे नन्हा सा अंश थोड़ा वक्त समसाने लगता है, लेकिन फिर सो जाता है। पंछी उसे इर्द गिर्द तकिया लगा रख देती है ताकि वह नींद में बिस्तर से नीचे ना गिरे। धैर्य सर बाहर निकाल पंछी की सारी हरकत देख रहा था। पंछी को इस तरह अंश का ख्याल रखता देख उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह खुश था कि पंछी जल्द ही सबसे घुल मिल रही है। अंश को अच्छी तरह सुलाकर पंछी अलमारी के पास जाती है और उसमें से एक तौलिया निकाल बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है और बिना धैर्य की तरफ देख अपने हाथ बढ़ाकर कहती है, लीजिए।
पंछी को इस वक्त धैर्य की तरफ देखने में काफ़ी शर्म आ रही थी। वहीं धैर्य को इस वक्त काफ़ी मज़ा आ रहा था। वह तैलियों के साथ पंछी की नाजुक कलाई पकड़ उसे बाथरूम के अंदर खींच लेता है। यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि पंछी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। इस वक्त पंछी दीवार से सटी हुई थी। वहीं धैर्य अपने दोनों हाथों को उसके इर्द गिर्द रखे उस पर झुका हुआ था, तो दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। पंछी की तो मानो धड़कनें ही बढ़ चुकी थी। उसने एक बार भी हिम्मत नहीं की धैर्य को नज़र उठाकर देखने की। वह धैर्य काफ़ी जुनून से पंछी की झुकी हुई पलकें देख रहा था। वह पंछी के बेहद करीब आते हुए जुनून से कहता है, इन पलकों को हमारे सामने झुके रहने की इजाज़त नहीं है। जब हम सामने रहे तब यह तुम्हारे खूबसूरत नज़रें सिर्फ हमारे दीदार करनी चाहिए। उसके होठों को देख, तुम्हारे इन लबों पर सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम होना चाहिए, सिर्फ हमारा। इतना कहकर वह पंछी के होठों पर अपना अंगूठा फिराने लगता है, जिससे पंछी का रोम रोम सिहर उठता है और वह धैर्य की बाजुएं पकड़ सिसकते हुए कहती है, सीएम साहब। पंछी इस वक्त बस एक ही शब्द कहती है। वही धैर्य पंछी के चेहरे को दिखता है। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी और उसके होठ काँप रहे थे। धैर्य बाखूबी जानता था कि पंछी उसकी करीबी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसकी करीबी से पंछी का छोटा सा शरीर सिहर उठता है। पंछी की सांसें इस वक्त तेज ही हो चुकी थी। वहीं खुद की छुअन से पंछी के शरीर में हरकत होता देख धैर्य के होठों पर विजयी मुस्कान थी। धैर्य धीरे धीरे पंछी के होठों पर झुकने लगता है। वहीं पंछी जब धैर्य की गर्म सांसें अपनी होठों पर महसूस करती है तो झट से उसे धक्का दे वहाँ से बाहर भागने लगती है। लेकिन मासूम सी पंछी वहाँ से भाग पाती उससे पहले ही धैर्य वापस से उसकी कलाई पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है और सीधा दीवार से लगा देता है। इन्हीं सब में हाथ लगाने के कारण शावर चालू हो जाता है। इस वक्त शावर का ठंडा ठंडा पानी उन दोनों के गर्म जिस्म पर गिर रहा था। घर के गीले बालों से पानी टपक उसके सीने पर फिसल रहा था। वहीं पंछी भी अब पूरी तरह भीग चुकी थी। वह अपनी नज़रें उठाए धैर्य को देखती है, जो जुनून भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। धैर्य की ऐसी नज़रें खुद पर महसूस कर पंछी की धड़कनें बढ़ जाती है। धैर्य पंछी की नाजुक सी कमर पर अपने सख्त हाथ रखे उसे अपने करीब खींचता है, जिससे पंछी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और वह अपने निचले होठों दांतों तले चबाने लगती है। उसे इस तरह अपनी नाजुक से होठों को काटता देख धैर्य उसके कान में झुककर बेहद सरगोशी भरी आवाज़ में कहता है, इन्हें दर्द देने का हक तुम्हारा नहीं है छुमी, इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। इतना कहा वह पंछी के कानों को हल्का सा चूम लेता है, जिससे पंछी झट से उसके सीने से लग जाती है। वहीं धैर्य भी उसे अपने बाहों में समेट लेता है। इस वक्त दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। वही शावर का ठंडा ठंडा पानी उन दोनों के ऊपर गिर रहा था। दोनों की आंखें एक सुकून के साथ बंद थी। तभी बाहर से नन्हा सा अंश बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, बल्ली मम्मा। नन्हे से अंश की आवाज़ सुनकर पंछी झट से धैर्य से दूर हो जाती है। वहीं धैर्य के चेहरे पर चीर साफ नजर आ रही थी। वह मन ही मन अंश को कोसते हुए कहता है, मेरे प्यार का दुश्मन। इतना कहकर वह अजीब सा मुंह बना लेता है। तभी अंश की प्यारी सी आवाज़ फिर से उनके कानों में पड़ती है, बल्ली मम्मा। दोनों दोबारा अंश की आवाज़ सुनते ही पंछी हड़बड़ी में कहती है, हाँ बाबू, हम अंदर है, अभी आते हैं। इतना कहा वह धैर्य को बेचारगी से देखते हैं और बाथरूम से निकल जाती है। वहीं धैर्य वापस से शावर के पानी में नहाने लगता है। पंछी इस वक्त किचन में थी और सपना के साथ मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। सपना चावल धोकर उसे गैस पर चढ़ा देती है। वही पंछी सब्जियां धोकर काट रही थी। इस वक्त दोनों मिलकर वैसे ही काम कर रही थी जैसे पहले किया करती थी। सपना पंछी को देखते हैं जो बारीकी से अपना काम कर रही थी। ये देख उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपना काम करते हुए पंछी से कहती है, पंछी, तुमको पता है हमने इन सारी चीज़ों को बहुत याद किया था। तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल हमारे लिए बहुत खास थे। तुम तो चली गई थी, लेकिन वह इतना ही कहता है कि तभी धैर्य रसोई में आता है और सपना की बातों के बीच में काट कर कहता है, भाभी, वो भैया आपको बुला रहे हैं। सपना हाँ में सिर हिलाकर मुस्कुराकर वहाँ से बाहर चली जाती है। जब धैर्य रसोई में आ रहा था तभी उसने सुन लिया था कि सपना पंछी से उसकी बीती जिंदगी के बारे में बात कर रही है। यह देख वह घबराया उस
जाता है, क्योंकि घर में मिथिलेश को छोड़ किसी को भी पता नहीं था कि पंछी की यादाश्त जा चुकी है। इसलिए धैर्य ने सपना को बीच में ही बोलने से रोक दिया। वह पंछी को जबरदस्ती कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करना चाहता था। वह बस इतना चाहता था कि पंछी को जो भी याद आए वह उसे खुद से याद करे। पर धैर्य को रसोई में देख पंछी हैरान थी। वह हैरान होते हुए कहती है, आप इस वक्त रसोई में क्या कर रहे हैं? इतना कहा वह टुकुर टुकुर धैर्य को देखने लगती है। वही धैर्य पंछी का सवाल सुन उसे घूरकर देखता है, फिर आगे बढ़कर उसे पंछी से बाहों में भर लेता है। धैर्य की इस हरकत पर पंछी चिहुक जाती है। वहीं धैर्य पंछी के कंधे पर अपनी ठोड़ी रख जुनून से कहता है, वो कहा है ना, हमारी जो इस प्यारी और सुंदर धर्मपत्नी है ना, वो उतनी प्यारी और अपने इन नाजुक हाथों से हमारे लिए खाना बना रही है, इसलिए हमसे रहा नहीं गया और हम आ गए। धैर्य की बातें सुन पंछी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए धीमी लेकिन अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, लेकिन हम तो सबके लिए खाना बना रहे हैं ना। हाय, पंछी की यही मासूमियत भरी बातें तो धैर्य को दिल जीत लिया करती थी। धैर्य पंछी से दूर होता है तो पंछी मासूमियत से उसे देखने लगती है। उसे लगता है कि धैर्य उसे नाराज हो गया। वह मासूमियत से अपने सर झुकाए कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए। पंछी का छोटा सा चेहरा इस वक्त मुरझाया हुआ था। वही पंछी का मुरझाया हुआ धैर्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए धैर्य उससे अपनी रौबदार आवाज़ में कहता है, ए झुमुई, ऐसे मुंह काहे लटका कर काहे खड़ी हो? पंछी मासूमियत से कहती है, अभी हमने कहा था कि हम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए खाना बना रहे हैं, तो मेरी ऐसी बातें सुन आप गुस्सा हो गए होंगे ना। मासूम सी पंछी अपनी मासूमियत बिखरते हुए यह सब कह रही थी। वहीं धैर्य तो एक बार फिर उसके मासूम चेहरे पर खो चुका था। पंछी की मासूमियत का जाल ही तो था जिससे हर बार धैर्य फंसकर रह जाता था। धैर्य आगे बढ़कर पंछी की नाजुक सी कलाई पकड़ता है और कहता है, चलो किसी खास से मिलने का वक्त हो चला है। धैर्य की बातें से पंछी को कुछ खास समझ नहीं आती है। वह धैर्य को सवालिया नज़रों से देखने लगती है। तभी धैर्य उसकी कलाई पकड़े रसोई से निकल जाता है। धैर्य पंछी को लिए हवेली से बाहर आता है जहाँ इस वक्त उसके जीप मौजूद थी। धैर्य अपनी जीप के पास जाता है और पंछी को जीप में बैठने के लिए कहता है। पंछी बिना किसी सवाल जवाब के चुपचाप जाकर जीप में बैठ जाती है और पंछी को जीप में बैठने के बाद धैर्य भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और कुछ ही देर में उनकी जीप हवा से बातें करते हुए वहाँ से निकल जाती है। धैर्य अपनी जीप खाली सड़कों पर दौड़ाते जा रहा था। पंछी को फिलहाल इस वक्त यह तो पता नहीं था कि धैर्य उसे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन उसने इस वक्त धैर्य से एक भी सवाल नहीं पूछा था। कुछ ही देर में धैर्य की जीप एक आश्रम के सामने आकर रुकती है और वह अपने जीप से उतर जाता है। उतरने के बाद पंछी भी जीप से उतर जाती है। धैर्य पंछी को लिए आश्रम के अंदर चला जाता है। पंछी अपनी नज़रें घुमाते हुए आसपास देख रही थी, जहाँ इस वक्त सिर्फ बुजुर्ग लोग ही मौजूद थे। वहाँ मौजूद सारे बुजुर्ग दंपत्ति कोई ना कोई काम किए जा रहे थे। पंछी उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी धैर्य वहाँ मौजूद एक औरत को रुककर कहता है, बड़की अम्मा। धैर्य इतना ही कहता है कि वह औरत धैर्य को एक तरफ इशारा कर देती है और वहाँ से चले जाती है। पंछी एक बुजुर्ग दंपत्ति को बैठे बातें करते देख रही थी। वह उनके पास जाती है और मुस्कुराकर कहती है, आप लोग यहीं रहते हो क्या? यह आप लोगों का घर है। पंछी यह सब बेहद प्यारे तरीके से कह रही थी। वहीं वह बुजुर्ग दंपत्ति कुछ पल पंछी को निहारते हैं, उसके बाद हल्का सा मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ बेटिया, हम यहीं हमारा घर है। वैसे तो पहले हम अपनी बहू बेटी के साथ रहते थे, लेकिन वह क्या है ना, जब माँ बाप बच्चों को कमाकर देना बंद कर दे तो वह अपने बच्चों के किसी काम के नहीं रहते और हम दोनों भी अपने बच्चों के किसी काम के नहीं रहे। इसलिए हम दोनों ने अपने घर को से निकाल कर यहाँ छोड़ दिए। यह सब बुजुर्ग दंपत्ति मुस्कुराते हुए कह रहे थे। उनकी मुस्कान को पीछे छुपे दर्द को पंछी बाखूबी महसूस कर पा रही थी। उनका दर्द देख पर उसकी भी आंखें झलक जाती है और तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। पंछी एकटक बस उन बुजुर्ग दंपत्ति को देख रही थी।
कितनी मुश्किलों का सामना किया था उन लोगों ने, कितने दर दर के ठोकरें खाई, लेकिन फिर भी अपने जीवन में कितने खुश थे। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, उन सभी मुश्किलों का सामना हमें हंसते हंसते करना चाहिए। और यही सीख पंछी को उन बुजुर्ग दंपति से मिल रही थी। पंछी के मन में इस वक्त कई तरह के सवाल उमड़ रहे थे। उसके मन में तो यही चल रहा था कि क्या कोई बेटा अपने माँ बाप को इस तरह घर से निकाल सकता है? क्या उसके जीवन में आई उसकी पत्नी उसके माता पिता से बढ़कर हो जाती है? इसी तरह के ना जाने कितने ही सवाल उसके मन में चल रहे थे। तभी कोई आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। पंछी पलटकर देखती है तो वहाँ धैर्य खड़ा था, जो और उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, हमें देर हो रही है। इतना कहकर वह पंछी की नाजुक सी कलाई पकड़ता है और उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर में वह एक कमरे के बाहर खड़ा था। धैर्य गहरी सांस लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है। वहाँ एक औरत बैठी कोई काम कर रही थी। वह औरत काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक घमंड साफ नज़र आ रही थी। और उस औरत को देख धैर्य की आंखें नम हो जाती है। यह दूसरी बार था जब धैर्य की आंखें नम हो गई थी। पहली बार जब पंछी उससे दूर हुई थी और दूसरी बार आज। धैर्य अपनी नम आंखों से उसे औरत को पुकारते हुए कहता है, बड़की अम्मा। धैर्य के मुंह से यह सुनते ही बड़की अम्मा कुछ काम कर रही थी, उसके हाथ रुक जाते हैं और वह अपनी नज़रें उठाए धैर्य की तरफ देखती है। उनका ध्यान अब तक पंछी पर नहीं गया था। वहीं पंछी बड़े गौर से बड़की अम्मा को देख रही थी। धैर्य को देख बड़की अम्मा की आंखें सख्त हो जाती है। वह जैसे कुछ कहने वाली होती है, उससे पहले ही धैर्य कहता है, हम जानते हैं हमसे आप बहुत नाराज़ हैं, लेकिन आज हम आपकी नाराज़गी दूर करने आए हैं। देखिए तो हम आपने साथ किसे लेकर आए हैं। इतना कहा धैर्य पंछी की तरफ देखता है। तभी बड़की अम्मा की भी नज़रें पंछी पर जाकर ठहर जाती है। अपने सामने पंछी को 3 सालों बाद सही सलामत देख उनकी आंखें भर जाती है। वह जैसे पंछी की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगते हैं, तभी पंछी बेसुध सी चलती हुई उसके पास आती है और उनके पैर छूने के लिए झुकती है। तभी पंछी बड़की अम्मा के पैर छू पाती उससे पहले ही बड़की अम्मा उसे अपने गले से लगा लेती है। पंछी को अपने गले से लगाने पर उन्हें एक ही अलग सी सुकून का एहसास हो रहा था। वहीं पंछी भी बस चुपचाप उनके गले से लगी हुई थी। बड़की अम्मा पंछी से दूर होती है और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम प्यार से कहती है, अब तू कहीं नहीं जाएगी ना हमें छोड़कर। पंछी बस एकटक बड़की अम्मा की आंखों में देख रही थी, जहाँ उसे अपने एक तरफ बेशुमार मोहब्बत नजर आ रही थी। पंछी वैसे ही बड़की अम्मा की आंखों में देखते हुए कहती है, हम आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगे। बड़की अम्मा प्यार से पंछी का गाल छूकर कहती है, बिटिया तू थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती है, हमें लल्ला से अकेले में कुछ बात करनी है। बड़की अम्मा की बातें सुन पंछी कमरे से निकल जाती है। वहीं इतने सालों बाद बड़की अम्मा के मुंह से खुद के लिए फिर से लल्ला सुनकर धैर्य का दिल भर जाता है। वह झट से बड़की अम्मा के गले लग जाता है। वही बड़की अम्मा भी अब खुद पर और काबू नहीं कर पाती। वह भी धैर्य को अपने गले से लगा लेती है। आखिर वह अपने जिगर के टुकड़े अपने लल्ला से कितने ही दिन और कितने ही साल गुस्सा रह सकती थी। धैर्य उनके दिल के बेहद करीब था और इतने साल वह बिना धैर्य को देख कैसे जी रही थी, इसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। धैर्य बड़की अम्मा से दूर होकर कहता है, बड़की अम्मा हम आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने देंगे। बड़की अम्मा प्यार से धैर्य का गाल थपथपाते हुए कहती है, अब हम खुद अपने लल्ला से दूर नहीं जाएंगे। एक पल रुक कर, लल्ला तुमको जो करना है था तुमने तो कर दिया, लेकिन एक बात हमारी याद रखना, वो शिवराज सिंह राठौड़ इतनी आसानी से शांत नहीं बैठेगा। बड़की अम्मा के मुंह से यह सब सुन धैर्य हैरान जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बड़की अम्मा को इन सब के बारे में कैसे पता चला। वह सवालिया नज़रों से बड़की अम्मा को देखते हुए कहता है, बड़की अम्मा आपको यह सब? वह इतना ही कहता है कि बड़की अम्मा उसकी बातों को बीच में काटकर अपनी रौबदार आवाज़ में कहती है, हम ही बेगूसराय के बड़की अम्मा हैं लल्ला, तुमको क्या लगा? हम सालों से आश्रम में है तो हमारे अपने परिवार में हो रहे घटनाओं की खबर नहीं रखेंगे। हमें पल पल की खबर थी, सब जानते थे।
हमें तो ये भी पता था कि हमारी पंछी भौरिया उस नाश पीटे सक्षम के पास से है, इसलिए तो हम अपने आदमियों से कहकर वह खबर तुम तक पहुंचाई थी। यह सुनते ही धैर्य को तो मानो एक झटका सा लगता। वहीं हैरानी से बरकी अम्मा को देखते हुए कहता है, उस दिन हमारे पास पंछी के कॉलेज की तस्वीर और बाकी जो भी चीज़ें आई थी वो सब आपने भिजवाया था। बरकी अम्मा हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। अब तो धैर्य की होठों पर भी मुस्कुराहट थी। वह बेहद घमंड से कहता है, आप उस युवराज राठौर और उसके बेटे सक्षम की फिक्र मत कीजिए। इस बार हमने जो किया है ना, उसके बाद तो कुछ दिन उन दोनों बाप बेटे को चोच बंद ही रहेगा। फिलहाल तो आप हमारे साथ हवेली चलिए, सब आपके आने के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं। इतना कहकर धैर्य उम्मीद भरी नज़रों से बरकी अम्मा को देख रहा था। तभी बरकी अम्मा गहरी सांस छोड़कर कहती है, हम अभी नहीं चल सकते लल्ला, ऐसे बहुत से काम है जो हमको पूरे करने हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम वापस हवेली लौटेंगे। लेकिन तब तक के लिए तुम सबका ख्याल रखना और किसी को भी भनक मत लगने देना कि तुम हमसे मिलने आए थे। धैर्य हाँ में सिर हिला वहाँ से निकल जाता है। धैर्य की जीप इस वक्त सुनसान सड़क पर दौड़ रहे थे। इस वक्त धैर्य दोनों खामोश बैठे थे। पंछी के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। अचानक से वह अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहती है, आपने हमारा यकीन क्यों नहीं किया था सीएम साहब? क्यों हमारे आंखों में आपको उस वक्त सच्चाई नज़र नहीं आई थी? पंछी के इतना कहते ही धैर्य झटके से ब्रेक दबा देता है। धैर्य की जीप इस वक्त सुल्तान सड़क पर दौड़ रही थी। आसपास बड़े बस घने जंगल थे और अब तक अंधेरा भी होने को आया था। पंछी बस एकटक उस घने जंगल को निहार रहे थे। वहीं धैर्य का तो सारा ध्यान बस जीप चलाने में था। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हवा के कारण पंछी के लट्टे बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी, जिसे वह बड़ी अदा से अपने कानों के पीछे कर रही थी। उसने एक बार भी धैर्य की तरफ नहीं देखा। जब उससे वह लोग आश्रम से निकले थे तब से पंछी का बर्ताव कुछ अलग ही था। उसने अब तक ना अपने मुंह से एक शब्द कहा था और ना धैर्य की तरफ देखा था। धैर्य अपनी रफ्तार से जीप को दोहराए जा रहा था। तभी पंछी अपने चुप्पी तोड़ते हुए बेहद शांत आवाज़ में कहती है, आपने हमारा यकीन क्यों नहीं किया था सीएम साहब? क्यों हमारे आँखों में आपको उस वक्त सच्चाई नज़र नहीं आई थी? पंछी के मुंह से निकले यह अल्फाज सुनकर धैर्य झटके से गाड़ी रोकता है और हैरानी से पंछी की तरफ देखने लगता है, जो अपनी दर्द भरी नज़रों से उसे ही देख रही थी। पंछी की आंखों में आंसू किसी मोती की भांति चमक रहे थे। धैर्य पंछी को कुछ पल निहारता है और तभी पंछी अपनी आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए जीप से उतर जाती है और आगे बढ़ने लगती है। वहीं पंछी का इस तरह बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाना धैर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसकी आंखों इस वक्त कठोर हो चुकी थी। वह भी जीप से उतरता है और लंबे लंबे टक भरते हुए पंछी के करीब जा उसके बाजुओं को पकड़ झटके से उसे अपनी तरफ पलटता है। इस वक्त पंछी की आंखें में आंसू साफ नजर आ रही थी। वह अपनी आंसुओं से भरी आंखों से धैर्य की आंखों में देखने लगती है। तभी धैर्य बेहद सर्द आवाज में कहता है, तुम्हें सब याद आ गया, लेकिन हमसे दूर जाने का ख्याल अपने ये छोटे से दिमाग में भी मत लाना, वरना हम ये पूरे बेगूसराय को आग लगा देंगे। अब पंछी को धैर्य से दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कोई माही का लाल अलग करने का सोच भी नहीं सकता। अब धैर्यांशी मिलकर अपने दुश्मनों का सफाया करेंगे। धैर्य की इतनी खतरनाक बातें सुन पंछी अचंभे में पड़ चुकी थी। वह धैर्य की आंखों में अपने लिए जुनून साफ देख सकती थी। इस वक्त धैर्य का चेहरा हल्का लाल पड़ चुका था और उसके नसें भी उभर आई थी। पंछी सिसकते हुए अपने आंसू पोंछती है और धैर्य की आंखों में देख शिकायती लहजे में कहती है, हाँ, हमें सब कुछ याद है। हमें सब कुछ तभी याद आ गया था जब हमने सगाई वाले दिन आपको देखा था। पंछी इतना ही कहती है कि धैर्य उसकी आंखों में देख अपनी खतरनाक आवाज़ में कहता है, जब तुम्हें सब कुछ तभी याद आ गया था
तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? धैर्य ने लास्ट वाली लाइन थोड़ी तेज आवाज़ में कही थी, जिससे पंछी सहम जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए दर्द भरी आवाज़ में कहती है, क्या बताते हम? यह कि हमें सब कुछ याद आ चुका है। अगर हम सब आपको यह बता भी देते तो क्या ही फर्क पड़ जाता? आपने तो सालों पहले हमसे रिश्ता तोड़ दिया था ना, तो इन सारी बातों का क्या मतलब था? गहरी सांस लेकर, हाँ यह सच है कि इतने सालों बाद जब हमने आपको उन दिन था तब हम भावुक हो गए थे, नहीं काबू में आ रहे थे हमारे अंदर उमड़ रहे जज्बात एक कल के लिए। लेकिन यह भी हमारे नसीब में नहीं था। बहुत कमज़ोर हो चुके थे उस वक्त, लेकिन फिर हमने खुद को समझा लिया, यह कहकर कि आप हमें लेने नहीं आए हैं बल्कि आप तो अपने भाई की शादी में शामिल होने आए हैं। बहुत तकलीफ़ हुई थी उस दिन जब आपने सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा दिया था। बहुत बुरा लगा था जब हमने आपके मुंह से खुद के लिए मनहूस सुना था। दर्द भरी मुस्कान चेहरे पर सजाए, हम तो उस दिन ही टूट चुके थे। उस दिन हमने तय कर लिया था कि अब हम आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएंगे, आपसे बहुत 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 दूर चले जाएंगे। और हमने ऐसा किया भी, लेकिन अचानक से हमारे बस का एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी हम खुश थे यह सोचकर कि अब इस ज़िंदगी से पीछा छूटेगा। लेकिन महादेव को शायद यह भी मंजूर नहीं था। हमारी जब आँख खुली तो हम अस्पताल की बेड में थे और हमारे पास बस सक्षम ही जी मौजूद थे। उस वक्त तो दिल चीख चीख कर रोने का कर रहा था, लेकिन हमसे तो वह भी नहीं हुआ। फिर सोचा, आप तो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होंगे, मैं दोबारा आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। लेकिन देखिए ना, महादेव ने हमारी किस्मत फिर से एक बार जोड़ दी। यह सब कहते हुए पंछी की आँखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। इस वक्त उसका दर्द आंसुओं के जरिए बाहर आ रहे थे। वह चाहकर भी अपने आंसुओं को बहाने से रोक नहीं पा रही थी। इन 3 सालों में जितना दर्द, जितनी तरफ उसके अंदर मौजूद थी, आज वह सब बाहर निकल रही थी। पंछी इस वक्त चीख चीख कर रो रही थी। उस सुनसान सड़क पर बस उसकी सिसकियों की ही आवाज़ गूंज रही थी। धैर्य बस बिना पलके झपकाए पंछी को निहार रहा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इसका एक गलत फैसला पंछी की ऐसी हालत कर देगा। वह पंछी का एकमात्र गुनहगार था। आज पंछी जिस दौर से गुजर रही थी उसका एकमात्र कारण बस धैर्य था। पंछी अभी रो ही रही थी कि तभी धैर्य अपने घुटने के बल उसके पैरों के पास गिर जाता है और अपना सर झुका लेता है। पंछी जो रो रही थी वह हैरानी से धैर्य को देखने लगती है। धैर्य अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहता है, जानते हैं हमने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। तुम चाहे हमें सज़ा दो, हमें हंसते हंसते उस सज़ा को कबूल कर लेंगे, लेकिन इस बार हमसे दूर मत जाना, क्योंकि अगर इस बार तुम हमसे दूर गई तो हम जीते जी मर जाएंगे। अब हम तुम्हारे बिना अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकना चाहते। जितना तुम तड़पती हो ना इन 3 सालों में, उतना हम भी तड़प हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं गया था जब हमने तुम्हें याद ना किया हो। सब मान चुके थे कि तुम वापस कभी नहीं आओगे, लेकिन हम जानते थे कि हमारी छुमी को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी सांसें चल रही थी। इसका मतलब यह था कि हमारी छुमी की भी हमें माफ़ कर दो छुमुई। आज यह धैर्य सिंह राठौड़ अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए यह वचन देता है कि अब वो आंसू का एक कतरा भी उसके आंखों में आने नहीं देगा। दुनिया जहाँ की खुशियाँ उसके कदमों में रख देगा। इतना कहकर धैर्य पंछी के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है। वहीं धैर्य को खुद के सामने इस तरह हाथ जोड़ता देख पंछी हैरान थी। उसने आज से पहले धैर्य को इस तरह का कभी नहीं देखा था। जो धैर्य सिंह राठौड़ आज तक कभी अपनी माँ के सामने नहीं झुका था, वहीं धैर्य सिंह राठौड़ आज अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। यह देख पंछी की आंखों एक बार फिर नम हो जाती है। आपको कहानी का 25वां भाग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।